गुड इवनिंग मैम। This chapter introduces us to the political parties as vehicles of federal sharing of political power and negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. Okay. Meaning of political parties. Uh, a political party is a group of people who aim to attain power in the government through elections. बस इतनी ही Important डेफिनेशन point. इसकी पढ़नी है। हाँ, मतलब नीचे का पॉइंट पढ़ो, बट डेफिनेशन जिसे पॉलिटिकल पार्टी की पढ़नी है, जो लाइन लिखी एकदम परफेक्ट है। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप है। क्या होते हैं लोग? पार्टी में लोग ही तो होते हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू अटेन पावर। वो क्या चाहते हैं? पावर में आना चाहते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए थ्रू इलेक्शंस। तो इट इज मैम आप थोड़ा जूम कर दोगे, मतलब ये जो आपने नोट शेयर किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। तू खुद भी तो कर सकती है, अपने उसमें तू कर सकती है। नहीं, मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये नहीं आता है जूम करना, पता नहीं ठीक है। क्यों। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू अटेन पावर, जिनका एम है पावर को पाना इन दी गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। लेकिन वो पार्टी क्यों है? क्योंकि वो इलेक्शन से पावर में आना चाहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी सिस्टम के कोई पावर में आ सकता है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहेंगे। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको पावर में तो आना है, बट दे वांट टू कम थ्रू अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। समझ गए? यही डेफिनेशन लिखनी है और यही डेफिनेशन हर जगह लिखनी है, इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे पढ़ो आशा। Important points which will help us understand the meaning of political parties are as follows. A political parties work with an objective to promote the collective good on the basis of some policies and programs. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. Political parties reflect fundamental political division in a society. Parties are a part of society and involve uh, partisanship. A political party has following three components: leader, active member, the followers. ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक अलग आइडियोलॉजी पे काम करती है। कांग्रेस की एक सोचने का तरीका अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं कंट्री को लेकर के। बीजेपी के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, और यही रीजन है कि इंसान को अलग अलग एक कंट्री में अलग अलग पार्टीज होती हैं। क्योंकि अगर सारी पार्टीज का ऑब्जेक्टिव एक है, एजेंडा एक है और थीम भी एक ही है, तो फिर जरूरत ही क्या है एक ही पार्टी बन जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने जैसे अलग ऑब्जेक्टिव है। जैसे कोई किसान सभा होगी तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम किसानों के लिए भला करेंगे। बीजेपी है तो उसका मेन है कि हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। कांग्रेस है, उसका मेन है कि हमें हिंदू मुस्लिम के बीच का भाईचारा बढ़ा करके रखना है। तो सबके अपने अलग अलग एम है जो उनको लगता है कि कंट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऑब्जेक्टिव होती है और उसी ऑब्जेक्टिव को वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, जब वो इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं और जब वो और जगह मतलब बाकी जगह अपने पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, तो वो लोगों के सामने अपना प्रोजेक्शन रखते हैं कि देखिए अगर हम पावर में आएंगे तो जैसे बीजेपी कहेगी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन वही कांग्रेस कहेगी कि हम एक किसान के अकाउंट में इतने पैसे डालेंगे। मतलब वो अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, अब लोगों के ऊपर है कि उनको कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद है, वो किस तरह का डेवलपमेंट अपनी कंट्री में देखना चाहते हैं। लोग जिस तरह का डेवलपमेंट अपनी कंट्री में देखना चाहेंगे, किसी को लगता है नहीं हमारी कंट्री रिलीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब पैसे वैसे तो और मतलब डेवलपमेंट तो दूर की बात है, मंदिर बनना चाहिए क्योंकि हमारे लिए रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान की प्रायोरिटी भी तो अलग होती है ना डेवलपमेंट की। हमने देखा था इकोनॉमिक्स के चैप्टर में कि हर एक इंसान का डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग है। उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज एक ऑब्जेक्टिव को लेके चलती हैं और उसी ऑब्जेक्टिव को वो कलेक्टिव गुड के लिए यानी सबके विकास के लिए यूज करती हैं। ठीक है, और उसके लिए वो कुछ पॉलिसीज या प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ही बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया। उनके हिसाब से सिटीजनशिप कुछ लिमिटेड लोगों को मिलनी चाहिए, या फिर बाहर के लोगों मतलब आपको अगर इंडिया के सिटीजन है तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम कांग्रेस ने उस बिल को अपोज किया क्योंकि उनको लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना डॉक्यूमेंटेशन के रह रहे हैं, बट वो इतने सालों से इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया का पार्ट है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा तो हम निकाल तो नहीं सकते किसी को। तो दोनों का ही कहने का तरीका सही है। बीजेपी ये चाहती है कि बाहर के लोग कंट्री में ज्यादा ना आए क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, रिसोर्सेज लोग कंज्यूम करेंगे तो इंडिया के लोगों का लॉस होगा। भाई पड़ोसी आके तुम्हारे यहाँ खाना खा जाएगा तो तुम्हारे घर के बच्चे भूखे रहेंगे। बीजेपी का सोचना भी ठीक है। वही यूपीए का यानी कांग्रेस का सोचना भी सही है कि कोई एक ऐसा गरीब परिवार है जो बहुत ही अनपढ़ है, अब वो इंडिया का है बट उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
तो इस रूल के हिसाब से उसको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। तो एक ही चीज को देखने के कई तरीके होते हैं और हर तरीके के लिए एक अलग तरह के लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ आते हैं, जो एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। यानी जो बीजेपी को फॉलो करते हैं वो फिर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उनको लगता है इनकी आइडियोलॉजी मुझे बेटर लग रही है। जिन्हें कांग्रेस की लगती है उन्हें फॉलो कर लेते हैं। तो अगर लॉजिकली समझा जाए तो हर एक कंट्री में लोगों का विजन, हर एक पार्टी का विजन अलग होता है, इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, उनका अप्रोच अलग होता है डेवलप करने का कंट्रीज को। किसी को लगता है कि हम अगर अमीरों को यानी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन को लेकर के आएगा और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो जाएंगी, तो इंडिया भी की सिटीज भी न्यूयॉर्क न्यूजर्सी की जैसी हो जाएंगी। किसी को लगता है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे, किसानों को एम्पावर करेंगे, तो हमारा बेसिक लेवल पे डेवलपमेंट शुरू होगा और धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ये सही तरीका है करने का, काम इस तरह से करना चाहिए। तो अलग अलग तरह से लोग सोच रहे हैं, हमें एकदम बायस्ड नहीं होना है, एकदम वही चीज सोचनी है जो हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिवली ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी केवल हम लोगों ने तो काफी बदनाम कर रखी है इसकी डेफिनेशन, बट एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट पे आना होता है, पावर में आना होता है इलेक्शन के थ्रू, बट उनका कोई एम होता है। वंस दे कम टू पावर दे विल मेक सम पॉलिसीज, वो कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बेसिस पे वो कंट्री को डेवलप करना चाहेंगे। ठीक है। और उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी के लिए मस्ट है कि उसके पास पॉपुलर सपोर्ट हो, क्योंकि अगर लोग ही उसकी पॉलिसी को नहीं फेवर करते, ठीक है, जैसे नोटबंदी मोदी जी ने की, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग इट, तो मे बी उन्हें भी अपना ये डिसीजन गलत लग रहा होगा। तो कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए मस्ट होता है कि उसके पास विनिंग, वो पॉपुलर सपोर्ट को विन करे, वो जो भी करे लोग उसका साथ दें। और ये होता भी है, जैसे मोदी जी के केस में बहुत कुछ हो रहा है, वो कुछ भी करते हैं लोग उसे जस्टिफाई कर देते हैं, तो फिर सबको अंधभक्त बोला जाता है कि ये सब अंधभक्त हैं। तो आप अंधभक्त हैं या नहीं वो एक अलग डिबेट है, बट पॉइंट ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो की पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में आती है उसके पास पॉपुलर सपोर्ट होना चाहिए अगर वो अच्छा काम कर रही है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो, हाँ मैम ये क्या कंपलसरी है कि जो विनिंग पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों का हमेशा मोटिव डिफरेंट रहता है? कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का मोटिव सेम हो, जैसे अगर मोटिव सेम कांग्रेस है और तो काम बीजेपी। करने का तरीका अलग होगा। हाँ कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी, तभी तो अलग तरह की भाई। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली के लोग दो अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों? वो अलग अलग आइडियोलॉजी बिलीव दोनों के करते हैं। मेथड्स अलग है, बस करेक्ट मोटिव भी है, बट वो कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट वो अलग वे में होगा। करेक्ट। तो किसी भी पार्टी को जज करने का एक ही तरीका है, यू वांट टू सी देयर आइडियोलॉजी एंड मेथड्स, क्योंकि कोई ब्लैक एंड व्हाइट में खराब या सही पार्टी नहीं होती है। कुछ के आइडियाज होते हैं जो प्रेजेंट डे में चल रहे होते हैं, कुछ के आइडियाज आउटडेटेड हो जाते हैं। जैसे बीएसपी हमेशा ही दलितों को सपोर्ट करती रही, बट इतने सालों तक कभी बीएसपी ने दलितों के लिए कुछ किया नहीं, तो अब उसका वो दलित वाला कार्ड आउटडेटेड हो चुका है। अब लोग कास्ट के नाम पे वोट नहीं देते, नाउ दे हैव टू चेंज देयर आइडियोलॉजी। तो नाउ वी हैव टू थिंक कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास में एक एक्चुअल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल लोगों को भड़काने के लिए कोई भी बात बोल रहे हैं, रिलीजन कर रहे हैं या इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्लियर, एक अच्छी रियल एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी तो वही है जिसके पास अपना एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके थ्रू वो कंट्री को डेवलप करना चाहे। जिनके पास अपनी आइडियोलॉजी, अपनी ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, जो खुद भटके हुए हैं, वो क्या देश को आगे ले जाएंगे? किसी भी पार्टी के लिए ये वैलिड है। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पास पॉपुलर सपोर्ट होना चाहिए, लोगों उसकी चीजों को अच्छा माने, सैंक्शन करें। दूसरा, तीसरी बात की पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ही सोसाइटी के डिविजन्स को सामने लेके आती है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज उन मुद्दों के ऊपर भी काम करती है जिनसे सोसाइटी में प्रॉब्लम हो सकती है या जो सोसाइटी में जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनके राइट्स के लिए भी बोलेंगी पार्टी, क्योंकि पार्टी में ढेर सारे लोग होते हैं, हर सोसाइटी के लोग पार्टी में आते हैं। तो जितने भी डिविजन्स हैं पॉलिटिकल पार्टी मतलब सोसाइटी में, वो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कुल मिला के कहने का तरीका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जिसमें सोसाइटी के हर वर्ग का आदमी आ सकता है। तो बीजेपी में पारसी ने भी ज्वाइन कर ली, मुस्लिम ने भी ज्वाइन कर ली, तेलंगाना ने ज्वाइन कर ली, केरला वाले ने ज्वाइन कर ली, राजस्थान वाले ने ज्वाइन कर ली। तो एक तरह से हर रिमोट कॉर्नर का अगर बंदा आ गया पार्टी में तो आपको हर तरह के व्यूज मिल जाएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, क्योंकि वो ढेर सारे लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो वो सोसाइटी के डिविजन्स के बारे में क्लियरली हमें बताती है। पॉलिटिकल पार्टी को देख के हमें पता चल सकता है कि नहीं, किस तरह की सोसाइटी हमारी कंट्री की, किस तरह के लोग रहते हैं। ठीक है। तो उसके तरह पार्टी जो होती है वो
ऑब्वियसली पार्ट ऑफ सोसाइटी है, और ये इन्वॉल्व पार्टीशनशिप का मतलब तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। पार्टी कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप है जो खुद भी सोसाइटी का पार्ट है, तो पार्टी इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ सोसाइटी। पार्टीशनशिप का मतलब कि आप इस तरफ है या उस तरफ है, शायद पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं कि आप किस तरफ हैं, किस आइडियोलॉजी को आप बिलोंग करते हैं। मैम ये भी गवर्नमेंट पार्टी पार्टी कोई भी बना सकता है या कोई रूल्स होता है कि एनीबडी कैन मेक अ पार्टी, बस एक फॉर्म भरना है, ठीक है। लेकिन नहीं, आप तो अगर जैसे कोई एनआरआई हो या मतलब no, कोई आउट ऑफ कंट्री का। there are some preconditions. You have to be a citizen of India for that, अच्छा, ठीक है। आप ऐसा नहीं और कोई अगर वो क्रिमिनल हो, मतलब हाँ, क्रिमिनल ये सारे कोई रिकॉर्ड हो। भी चेक किए जाते हैं। जिस दिन आप पार्टी बना रहे हो उसके 3 साल के पहले तक आपको कभी जेल में ना गए हो। देयर सम बेसिक क्राइटेरियाज, बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं बना सकते। मतलब इफ यू आर अबव 18 विद अ क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड एंड यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, यू कैन मेक योर पार्टी। हजारों पार्टीज है इंडिया में, लेकिन पॉइंट ये है कि जो पार्टी मतलब जब तक आप एक मिनिमम अमाउंट डिक्लेयर्ड है, इतनी सीट्स आप स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन में या नेशनल इलेक्शन में जितनी सीट अगर नहीं जीतते तो आपको स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही है जो आपको स्टेटस देती है कि आप रीजनल पार्टी हैं, लोकल पार्टी हैं या नेशनल पार्टी हैं। और वो तभी देगी जब आप मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स इलेक्शन में जीते। खड़े तो आप हो सकते हैं, समझ गए, बट मैक्सिमम लोग यस हार मैम। जाते हैं तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। जमानत इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू हैव टू गिव बिफोर यू आर कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन। तो पार्टी बहुत सारी हैं, लेकिन जो ऊपर है बस हमें वही दिखती है, तो हमें लगता है इतनी ही है। बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी भी तो सबसे नई पार्टी है, तो यही है बेसिक तरीका, कोई भी पार्टी बना सकता है। बट आम आदमी पार्टी अब फेम आ गई है पावर में, तो अब लगता है लोगों को कि ये बड़ी पार्टी है, बट शुरुआत तो एक फॉर्म भर के की होगी उन्होंने 2013-14 में, समझ रहे हो। तो इतना मुश्किल नहीं है पार्टी बनाना इंडिया में, बट सबसे ज्यादा मुश्किल है पॉपुलर सपोर्ट को विन करना। जैसे आम आदमी पार्टी इतनी आज नहीं होती पावर में अगर अन्ना हजारे नहीं होते, फॉर दैट मैटर, समझ गए। सो अन्ना हजारे वाज लाइक गांधी टू द दिल्ली पीपल। लोग वो अनशन पे बैठे लोगों ने बहुत उन्हें सपोर्ट किया, और धीरे धीरे फिर उन्होंने एक पार्टी को जन्म दिया, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो पार्टी बनाना आसान है, पार्टी को चलाना मुश्किल है। अब पॉलिटिकल पार्टी में कितने तरह के लोग हैं? 3 तरह के लोग हैं। एक तो लीडर ग्रुप, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी जो मेन रथ के सारथी हैं। अगला है एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स मतलब जो एक्चुअल पार्टी की हर एक पॉलिसी में, हर एक चीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तीसरे हम लोग फॉलोअर, जो बस फॉलो करते हैं, घर बैठे बैठे कोई काम नहीं करते। तो एक्टिव मेंबर जो घर में मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर का जो पार्टी सर्कल है, जो लोग काम करते हैं वो मेंबर है। उसमें से कुछ लोग हैं जो पार्टी को ओन करते हैं या बड़ी पोजीशंस पे, उनको लीडर बोलते हैं। और बचे हुए लोग फॉलोअर हैं जो उनके आइडियाज को फॉलो करते हैं। समझ गए। आप पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन पढ़ो, स्वास्थ्य का। यस मैम, एक मिनट। हाँ, political parties perform various functions which are as follow. In most democracies, elections are fought many among the candidates put up by the political parties. Parties can select their candidate in the following ways. In some countries, such as the USA, members or supporters of a party choose its candidate. In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. Parties put forward different policies and programs, and the voters choose from them. A party reduces a vast multitude of opinion into a few basic policies which it supports. Parties play a decisive role in making laws for a country. Laws are debated and passed in the legislature, but the members of the legislatures belong to a political party and they vote according to the direction of the leadership. ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे फंक्शन है। पहला फंक्शन लेकिन उनका है कि उनको इलेक्शन लड़ना है। तो हमने जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज की बात नहीं चल रही, जितनी भी डेमोक्रेसी है वहां पर रेगुलर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का फीचर ही है रेगुलर इलेक्शन कराना, ठीक। तो इन डेमोक्रेसी इलेक्शन जो होते हैं वो टॉप कैंडिडेट्स, मतलब जो इलेक्शन होता है उसमें मोस्टली टॉप कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो आपस में इलेक्शन में लड़ते हैं। उनमें से कोई एक जीतता है, वो जाता है पार्लियामेंट। वो कैंडिडेट 2 तरह से चुने जा सकते हैं। जैसे अगर आप यूएस की बात करें तो वहां पर सपोर्टर ऑफ द पार्टी है और मेंबर्स ऑफ द पार्टी, उनको भी राइट होता है कि वो कैंडिडेट को चूज करें। सो सपोर्टर्स पार्टी के जितना, जिसको बोलेंगे कि तुम्हें इलेक्शन में खड़े होना चाहिए, मान लो जेन बॉडेन ने उनको बोला किसी ने कि आप बाइडेन के आप खड़े हो जाइए, तो खड़े हो जाएंगे। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री है जो ग्रोइंग डेमोक्रेसी है,
फिलहाल तो वो वेल ग्रोन डेमोक्रेसी है, बट यहाँ पर लोग सिलेक्ट नहीं करते कि कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, पार्टी के टॉप लीडर सिलेक्ट करते हैं कि कौन किसको इलेक्शन में खड़ा होने को मिलेगा, टिकट बांटना जिसे बोलते हैं। तो दो भी तरीके हैं, लोग सिलेक्ट करें कि किसे खड़ा करना है, यहाँ पार्टी के टॉप लीडर सिलेक्ट करें कि किसको टिकट देंगे खड़ा करने के लिए। पार्टी जो है वो वोटर्स के सामने जाते हैं, फिर उनको अपना वो मैनिफेस्टो बताते हैं, अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम बताते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन तो उसमें बेकार है। फिर पार्टी जो है उसके और क्या काम है पार्टी का, पार्टी पावर में आ जाएगी तो वो लॉ बनाएगी, और वो लॉ कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पार्टी बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग में, बिकॉज पार्टी इफ विंस विल फॉर्म अ गवर्नमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी हु विंस विल मेक द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर कांस्टेंट है, बस उस पावर को लेने वाला बदलता रहता है, समझ गए। तो इसीलिए हर पार्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पार्टी जीतेगी वो लेजिस्लेचर बनेगी, वो लॉ मेकिंग बनेगी इंडिया में, बिकॉज इंडिया में जो एमपी जीतते हैं वो पार्लियामेंट का भी मेंबर होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, यानी वो पार्लियामेंट में जाके लॉ भी बनाते हैं और एज अ मिनिस्टर उस लॉ को फॉलो भी करवाते हैं, ठीक है। पता है ना पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का डिफरेंस? हाँ, यस मैम। ओके, तो लेजिस्लेचर इज अ बॉडी नोन एज पार्लियामेंट विच मेक्स लॉ। तो हमारे यहाँ इलेक्शन कभी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट या डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट के लिए नहीं होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन एमपी के लिए होता है, और जितने भी लोग एमपी बनते हैं वो सब पार्लियामेंट में बैठते हैं, यानी वो सब लेजिस्लेचर का पार्ट है। फिर उनमें से जो पार्टी के सबसे ज्यादा आए होते हैं उसको एग्जीक्यूटिव रोल भी दे दिया जाता है कि तुम लेजिस्लेचर का तो हो ही पार्ट, लॉ तो बनाओगे ही, और तुमको साथ में एग्जीक्यूटिव वाला रोल भी दे दिया जाएगा, यानी तुम पीएम भी हो सकते हो, सीएम भी हो सकते हो, और जितनी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं वो सब भी उनको बांट दी जाती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, समझ गए। तो वो एक्स्ट्रा बर्डन है जो एमपीज को दिया जाता है, जो ज्यादा मेजोरिटी में आते हैं। तो दे हैव दो टू पोर्टफोलियोज, वन दे आर एमपी, तो जब किसी लॉ पे डिस्कशन होगा तो दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग, जो उनका एक्चुअल काम है जिसके लिए हमने इलेक्ट किया उनको। उसके अलावा जो मेजोरिटी में होंगे उनके पास एक और काम होगा, यानी जो पावर में होंगे उनके पास काम होगा कि वो सेकंड अपना मिनिस्टर की तरह भी काम करें, जिसको हम टिपिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टी जो है वो डिसाइसिव रोल होती कंट्री के लॉ मेकिंग में प्ले करती है, लॉ को ढंग से डिबेट किया जाता है, पास किया जाता है, तब जाके लेजिस्लेचर में लॉ पास होता है। तो लॉ सारे लोग मिलके पास करते हैं, जितने भी लोग पार्लियामेंट में गए हैं, 500 सीट है तो पूरे 500 लोग मिलके लॉ पास करते हैं। लेकिन लॉ को चलाते हैं कुछ लोग हैं जो अभी पावर में हैं, 200-300 लोग बीजेपी के जो पावर में हैं, वो पूरी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को वो परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी, दे वोट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ देयर लीडरशिप। ये सिंपल सी बात है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो अपनी लीडरशिप के अकॉर्डिंग ही वोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्लियामेंट में टोटल 500 सीट थी, अलग अलग पार्टी के अलग अलग मेंबर्स पहुंचे, किसी के 5, किसी के 10, बीजेपी के पहुंच गए 300। तो पूरे 500 मेंबर पार्लियामेंट का पार्ट है, तो जब भी कोई लॉ बनेगा तो ये पूरे 500 मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। बट जब लॉ फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद जो काम करेंगे उस लॉ पर ये करंट गवर्नमेंट में जितने लोग हैं, तो करंट गवर्नमेंट में बचे 300, क्योंकि बीजेपी के 300 जीते, तो वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट उनको कोई ना कोई मिली होगी। पूरे 300 को मिलती भी नहीं है, जितनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट अवेलेबल होती है मिनिस्टर की वो सब मिल गई होंगी, वो लोग अपना काम करेंगे। बट अगर लॉ पास हो रहा है और पार्टी की लीडरशिप ने विप जारी कर दिया कि आपको इसके फेवर में या अपोज में वोट करना है, तो पूरी के पूरे जो मेंबर होते हैं वो अपनी पार्टी के हिसाब से वोट करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि मेंबर तो आप बीजेपी के हैं और कांग्रेस की तरफ से वोट कर दिया, कांग्रेस बोल रही है नो, आपने बोलना है, आपने भी बोल दिया नो, बल्कि बीजेपी उस लॉ के लिए यस बोल रही है। तो जो आपकी पार्टी की डायरेक्शन लीडरशिप जो डायरेक्ट करते हैं, सबको उसी के अकॉर्डिंग वोट करना होता है, समझ गए। तो इन अ वे ये सिस्टम फ्लॉड है, बताओ कैसे। मैम क्योंकि इसमें मेनली जिसके पास पावर होती है वही सब रूल कर सकता है, भले ही कितने भी हमारे पास मेंबर्स हो जाएंगे। ये फ्लॉड इस तरह से है कि मान लो तुम्हारे पास 300 आ गए, तो तुम ऑलरेडी मेजोरिटी में हो पूरी पार्लियामेंट में मेंबर ही 500 हैं, और बिल पास कराने के लिए 50% यानी 250 ही चाहिए, तुम्हारे अकेले के 300 जीत गए, तो तुम पार्लियामेंट भी तुम ही हो गए और एग्जीक्यूटिव भी तुम ही हो गए, समझ गए। तो कोई ऐसा रूल नहीं है मैम कि जिसमें हम लोग फिक्स अमाउंट ऑफ पीपल ही रहेगा और नहीं, बल्कि एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि पार्टी, अगर आप एमपी से जीते हैं तो भले ही आप किसी पार्टी का पार्ट हैं, बट किसी लॉ में आप यस या नो तब बोलेंगे जब आपको ठीक लगता है, समझ गए। ये नहीं कि पार्टी के लीडरशिप ने बोले हाँ बोलना है तो हाँ बोलो। लेकिन इंडिया में यही सिस्टम चलता है कि अगर ऊपर से कम हाई कमान का ऑर्डर है यस तो फिर यस, नो फिर नो।
बल्कि पार्लियामेंट में बैठे हुए इंसान का एक्चुअल काम क्या है, लॉ पे डिबेट करना, उसको ठीक लगे तो पास कराओ। पार्लियामेंट तो लॉ पास करने के लिए बैठी है, ठीक है। तो एक इंसान को 2 रोल प्ले करने होते हैं। तो जब वो पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसको केवल लॉ के बारे में सोचना है, ये नहीं कि मेरी गवर्नमेंट ने हाँ बोला तो मैं हाँ बोलूं। लेकिन यहाँ पर यही सिस्टम है कि लोग पार्लियामेंट में एमपी हैं वो, लेकिन वो उस वक्त भी बीजेपी मेंबर की तरह सोचते हैं या फिर एनडीए कांग्रेस मेंबर की तरह सोचते हैं, और जिसने हाँ बोला तो उसमें हाँ कर देते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, जो पावर जो गवर्नमेंट मेजोरिटी में आई, ठीक है, उसने लॉ भी बना ली अपनी मर्जी से। बल्कि ऐसा सोचा नहीं होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि जो मेजोरिटी में आएंगे वो लॉ में भी बायस्ड हो जाएंगे, बट हो गया। लेकिन अगर कभी कोलिजन में है गवर्नमेंट, मान लो फुल मेजोरिटी नहीं मिली, तो ये सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि कोलिजन में दूसरी पार्टी वाला हो सकता है अकाली दल है या फिर जेडीयू है या फिर महाराष्ट्र मनसे है। तो हो सकता है ये दूसरी पार्टीज आपको ना सपोर्ट करें, आप अपनी पार्टी में व्हिप जारी कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे की पार्टी में व्हिप जारी नहीं कर सकते। तो व्हिप का मतलब ऑर्डर जारी करना। तो अब उस केस में अगर आप कोलिजन में आपने गवर्नमेंट बनाई है और आपके नियरली 50% मेंबर्स हैं, तो पार्लियामेंट बच गई। तो मतलब आपको 50% से ऊपर चाहिए ही होते हैं। तो ये बहुत तरह की इश्यूज हैं जो हैं हमारे पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट एक तरह से पार्लियामेंट नहीं, वो गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि पार्लियामेंट के मैक्सिमम मेंबर गवर्नमेंट के ही होते हैं। तो वो लॉ बनाने में भी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो लेजिस्लेचर भी एक तरह से जो गवर्नमेंट में जो लॉ चलाना जिसका काम है, वही लॉ भी बना रहा है बैठे बैठे। बाकी लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तुम मेजोरिटी में हो, वो कितना भी चिल्लाएंगे ना ना ना, लेकिन 300 लोगों ने हाँ कर दिया तो रूल तो 250 का ही है, जीत गए आप। तो वो बस नाम की पार्लियामेंट है जिसमें सब लोगों का डिस्कशन अलाउड है। हेल्दी डेमोक्रेसी कोई फॉलो नहीं करता, सब अपनी पार्टी वाली चीजें फॉलो करते हैं। समझ में आ रहा जो मैं बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो पार्टीज फॉर्म है रन गवर्नमेंट। पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है और रन करती हैं। पार्टी जो होती है वो अपने लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती हैं और उनको मिनिस्टर बनाती हैं। यानी कोई भी इंसान बॉर्न मिनिस्टर नहीं है। आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर आप टॉप पोजीशंस पे उठते हैं, फिर पार्टी अगर आपको पसंद करेगी तो वो आपको टिकट देगी, तब आप इलेक्शन लड़ पाएंगे। फिर इलेक्शन लड़ने के बाद आप एमपी सीट आपको मिलेगी। अभी भी आपको मिनिस्टर का पोर्टफोलियो या प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो नहीं मिला है। फिर अगर पार्टी के टॉप लीडर को लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है कि आप केवल एमपी नहीं मिनिस्टर भी बन जाएं, तो फिर आपको पोर्टफोलियो देंगे। पार्टी जो है वो पार्टी जो मेजोरिटी जिसको नहीं मिलती है वो ऑपोजिशन बनती है। प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस ऑपोजिशन है, यानी जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट आते हैं वो तो बन गई मेन गवर्नमेंट, उसके मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे उस पार्टी के। लेकिन जो बच गए वो तो केवल एमपी हैं, उनको तो गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिला, तो उनको 2 पोर्टफोलियो नहीं, उनके पास एक ही काम है एमपी वाला, वो ऑपोजिशन बन जाएंगे। ऑपोजिशन का काम क्या है, रूलिंग पार्टी अगर कोई लॉ लाती है, कोई चीज लाती है, उसमें अगर कोई गलती है तो उनको वो पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, ताकि वो गलत पॉलिसीज ना बनाए। लेकिन अपने यहाँ ऑपोजिशन का काम अलग है। क्या काम है ऑपोजिशन का? हल्ला मचाओ। हम वो लोग जो विनिंग कोई पार्टी है काम ही ना उसको बस करने दो, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बल्कि ऑपोजिशन का काम है कि काम करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को मजबूर करो कि करो करो करो। लेकिन अपने यहाँ का प्रेजेंट ऑपोजिशन क्या करता है, कुछ मत करने दो, करने ही मत दो काम। तो इस चक्कर में पार्लियामेंट बहुत बार हंग असेंबली हो जाती है, बहुत बार बाहर भगा दिया जाता है, बहुत बार सेशन बंद हो जाता है, बहुत कुछ होता है, झगड़ा करते रहते हैं लोकसभा में खड़े होकर के। तो पार्टी जो जो बल्कि ऑपोजिशन पार्टी, उसका पर्पज ही ये था, ऑपोजिशन पार्टी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया हुआ है, मतलब वो लॉ में है, वो उनको भी सैलरी मिलती है इक्वल, उनको दर्जा दिया है ऑपोजिशन पार्टी का। क्यों दिया गया है ये दर्जा? ताकि क्योंकि ऑपोजिशन इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में। क्योंकि अगर रूलिंग गवर्नमेंट मान लो डॉगमेटिक हो जाए, अपने हिसाब से काम करने लगे, गलत पॉलिसी बनाए, तो कोई तो चाहिए जो अपोज करे। तो ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यहाँ ऑपोजिशन वालों को पता ही नहीं उनकी क्या वैल्यू है। ऑपोजिशन वाले पूरे टाइम वोट क्रिटिसाइज करके इस बात में लगे रहते हैं कि हम कब इलेक्शन जीतेंगे। कभी हेल्दी डेमोक्रेसी में वो ये सोचते ही नहीं है कि हमारा एक्चुअल फर्ज क्या है। हमारा फर्ज तो हर एक चीज को चेक करना है। गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है तो सपोर्ट करना है, और गलत काम कर रही है तो अपोज करना है। तो हेल्दी ऑपोजिशन आज तक केवल अटल बिहारी वाजपेयी ने ही ऐसा सुना, वो बहुत लोग बोलते हैं कांग्रेस को दिया है। वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, बट जो चीज उन्हें नहीं पसंद आती थी वो बोलते थे, और वो सिचुएशन बेटर थी। आजकल तो क्या चल रहा है, भगवान ही मालिक है। कोई किसी को चोर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इस तरह का हेल्दी सिस्टम नहीं है ये वो टपोरी पंथी है जो करते हैं ये लोग यहाँ पर। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, लोगों को पहली बात तो जितने भी लोग एमपी की सीट से लड़ रहे हैं उनको वेल अवेयर एंड वेल रेड होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि उनका काम केवल मिनिस्टर बनना नहीं है।
वो लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे, लॉ बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो लॉ पॉलिसी कैसे बनाएंगे? तो कोई भले ही हमारे सरकार में कोई नियम नहीं है, आपको इलेक्शन लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आजकल 8वीं पास है बहुत है, या वो शायद वो भी नहीं है, अनपढ़ है तब भी लड़ सकते हैं, नाम लिखना आना चाहिए। लेकिन फिर भी कम से कम जो लड़ रहे हैं इलेक्शन उसको खुद सोचना चाहिए कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनने वाला हूँ, मुझे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि संसद कैसे काम करती है, किस तरह के लॉ, मतलब अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप कंट्री के लिए लॉ कैसे बनाएंगे? अनपढ़ लोग क्यों जाते हैं पार्लियामेंट में? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल पावर प्ले चलता है। यहाँ नहीं, हर कंट्री का यही हाल है। तो होना क्या चाहिए? तो होना ये चाहिए कि हर कंट्री में सिस्टम तो होना चाहिए पार्टीज का, हर एक पार्टीज की अलग आइडियोलॉजी होनी चाहिए, बट उसमें पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो इलेक्शन लड़के जाएं, वो पहले एज एन एमपी पार्लियामेंट में अपना काम करें, वो डिबेट करें लॉज के ऊपर, अच्छे लॉज बनाएं, फिर उनमें से जिन लोगों को गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिला है उस लॉ को अच्छे से अप्लाई करें। अगर कोई कमी रह जाती है तो ऑपोजिशन का काम है कि उस कमी को हाईलाइट करना और उनको क्रिटिसाइज करके उस कमी को दूर करवाना। इनमें से कोई भी चीज आपको इंडियन गवर्नमेंट में देखने को मिलती है? नो मैम। तो बस ठीक है। तो ये है सिस्टम जो हमारे यहाँ का पूरी तरह से फ्लॉड है, क्योंकि हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी रूलिंग की तरह नहीं, वो गॉड की तरह बिहेव करती है। वो ये भूल जाते हैं कि पावर चेंज होती है, और ऑपोजिशन पार्टी को लगता है कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, बल्कि उनको उनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। उसके अलावा पार्टी जो है वो अपनी जिस तरह का उसका ओपिनियन होता है वैसे ही वो पब्लिक ओपिनियन भी शेप कर देती है। पार्टी आइडियोलॉजीज को लोग फॉलो करते हैं और धीरे धीरे सब लोग उस पब्लिक ओपिनियन में शामिल हो जाते हैं। जैसे मोदी जी का वो थाली पीटने वाला, हो गए थे सब लोग शामिल। उसके अलावा जो प्रेशर ग्रुप होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सटेंशन होती है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ विंग होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स का भी पार्ट होते हैं, जैसे एबीवीपी है स्टूडेंट्स यूनियन बहुत जगह होती है। तो ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, ये अलग अलग अगर जिनको कोई पॉलिसी नहीं पसंद आती है तो ये उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, धरना मोर्चा, यही काम है। तो प्रेशर ग्रुप्स का काम क्या है? डॉक्टर्स के प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं, इंजीनियर के प्रेशर ग्रुप हो सकते हैं। प्रेशर ग्रुप का काम होता है हितों की रक्षा करना, जिसके राइट्स हैं उसकी रक्षा करना। तो एनवायरमेंटल वालों का भी प्रेशर ग्रुप हो सकता है। मान लो एनसीआर में कल से लोग बोले कि नहीं अब तो हम चलाना कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, तो ये एनवायरमेंट वाले सारे प्रेशर ग्रुप खड़े हो जाएंगे सड़कों पर, धरना देने लग जाएंगे कि इतनी ज्यादा एयर इंडेक्स खराब है और बंद कराओ बंद कराओ। तो फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि चलो अब बंद करा तो कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा पूरी सर्दी भर। इस तरह का काम है प्रेशर ग्रुप का। तो मैं जो ये एग्जाम्पल है लाइव, ये प्रैक्टिकल इसीलिए दे रही हूँ सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि पार्टी करती क्या है। ठीक है। फिर पार्टी खुद भी बहुत बार मूवमेंट को लॉन्च करती है बहुत तरह के, जैसे आम आदमी पार्टी ने वो लेखपाल एक कानून है उसके लिए मूवमेंट लॉन्च किया था। तो बहुत बार अभी किसान आंदोलन लॉन्च कर रही है कांग्रेस। तो पार्टीज बहुत बार अपने मूवमेंट भी लॉन्च करती है ताकि जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिलहाल किसान आंदोलन की किसान लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कांग्रेस हेल्प कर रही है लॉन्च करने में कि मूवमेंट चलाओ प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ऑब्वियसली ये सब पार्टीज के ही काम है। ठीक है, लेस देन अ मिनट में चाहे ज्वाइन करो, फिर आगे बात करते हो।